हाँ जी बच्चे, बच्चे हमने ना पिछली वीडियो के अंदर बैलेंस शीट को लेकर बात करी थी। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अब नई बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर सिर्फ दो चीज़ें आने लग गई, एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरी करंट एसेट्स। पहले कभी 5 चीज़ें आया करती थी, जिसमें फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये 5 चीज़ें आया करती थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब हम एसेट साइड में नहीं दिखाते, उसको लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस से ही एडजस्ट कर देते हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास रिजर्व्स होंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसी में प्लस, और अगर लॉस इनकर करा तो वहीं से माइनस करके दिखाना होता है। एसेट साइड में आपको सेपरेटली नज़र नहीं आता बच्चे, है ना। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पहले कभी आपको एसेट साइड में नज़र आया करते थे, लेकिन आज के डेट में वो एसेट साइड पे नज़र नहीं आते बच्चे। या तो उसको हम सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं, या फिर उसको हम डेफ़र करके दिखाते हैं। डेफ़र करके दिखाने का मतलब क्या है बच्चे, कि उसको जितने साल तक हमें उनसे बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में दिखाते हैं। जिसका हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो अगर हम कोई डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है बच्चे, अगर हम कोई डिबेंचर इशू करते हैं और वो डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू करा, मान लो मैं ऐसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी 10,000 डिबेंचर हमने इशू करे थे बच्चे। 10,000 डिबेंचर 100 रुपये का एक है, तो इसका मतलब इनकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख। और मैंने ये डिबेंचर 10 साल के लिए इशू करे थे, 10 ईयर्स, 10 साल इनकी लाइफ है, ठीक है बच्चे। और हमने ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे हैं 10%। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 1 लाख रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है। तो शेड्यूल 3 तो ये कहता है कि आप इस 1 लाख रुपये को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी बच्चे कि अगर कहीं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या शेड्यूल 3 में कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वहाँ पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इस 1 लाख रुपये को इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत दिखाओ, आप इसको डेफ़र करके दिखाओ। डेफ़र करना मतलब उसको धीरे धीरे करके दिखाओ। धीरे धीरे करके कितने सालों में, जितने साल डिबेंचर की लाइफ है, दैट इज़ 10 ईयर्स। तो हम इसको धीरे धीरे करके 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो हर साल हमें कितना राइट ऑफ करना है बच्चे, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी के 90,000 चले जाएंगे 10,000 तो चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी के 90,000 रुपये चले जाएंगे बच्चे बैलेंस शीट के अंदर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बैलेंस शीट में इसके नाम से कोई सेपरेट हेडिंग तो है नहीं। तो मैंने आपको ये बताया था कि 10,000 तो P&L में चले गए, 90,000 जो बैलेंस शीट में जाएंगे वो अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम उसको दिखाएंगे, ठीक है बच्चे। आज हम थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करते हैं बैलेंस शीट को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसेट साइड में पहले 5 हेडिंग आया करती थी, अब सिर्फ 2 हेडिंग आया करेंगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड में बच्चे पहले लायबिलिटी साइड में भी 4 हेडिंग आया करती थी, ठीक है, लेकिन अब 4 के बजाय कितनी आया करेंगी, 3। शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। समझ आई यहाँ तक। और अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो बच्चे पूरी बैलेंस शीट के अंदर है ही क्या, करंट और नॉन करंट, बस यही तो चीज़ें हैं। आप ये देखो ना, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर है ही क्या, सिर्फ करंट और नॉन करंट। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आई यहाँ तक बात। और ये जो बच गया ये ओनर्स फंड होते हैं। ओनर्स फंड मतलब मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड। बस ये बनानी है आपने बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट जो आपने इस टी शेप फॉर्मेट में बनाई हुई है, नई बैलेंस शीट टी शेप फॉर्मेट में नहीं है, उसको थोड़ा सा हम जो है वर्टिकल फॉर्म में बना लेंगे, वर्टिकल बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपने 12th में भी सीखी हुई है। तो हम थोड़ा सा उसको आज एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है ना। चलो देखना बच्चे, यहाँ तक आपको ये बात पता है कि हम बैलेंस शीट जब बनाया करते थे पुराने ज़माने में, तो हम टी शेप फॉर्मेट में बनाया करते थे। तो टी शेप फॉर्मेट के अंदर बच्चे क्या होता था कि आपकी जो ये साइड है इसको हम लिखते थे एसेट्स, और आपकी जो ये साइड है इसको हम लिखते थे लायबिलिटीज़। बात समझ आई। इसको हम एसेट्स लिखा करते थे, इसको हम लायबिलिटीज़ लिखा करते थे। आज भी हम इसको एसेट्स ही लिखते हैं, लेकिन इस साइड को लायबिलिटीज़ की बजाय अब हम लिखने लग गए इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, समझ गए। इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा और लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर का पैसा, है ना।
तो इस तरीके से दिखाते हैं न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर मैं न्यू बैलेंस शीट के अंदर बच्चे लायबिलिटी साइड की बात करूं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात करूं तो बच्चे उसके अंदर अब हम मेनली 3 हेडिंग्स दिखाते हैं। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। लायबिलिटी साइड में अब हम मेनली 3 हेडिंग्स दिखाते हैं, जिसको हम, अच्छा लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। अच्छा, तो 3 मेन हेडिंग्स होती हैं मेनली जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिलेंगी। एक तो हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड, एक को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओनर्स फंड, यानी कि ओनर का पैसा जो बिज़नेस में लगा हुआ है, ओनर्स फंड। एक होती है बच्चे आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरी चीज़ होती है बच्चे करंट लायबिलिटी, राइट, करंट लायबिलिटीज़। अच्छा, ओनर्स फंड के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, तो बच्चे ओनर्स फंड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। 2 तरीके से पैसा कंपनी में लगा होता है ओनर का, एक तो कैपिटल की फॉर्म में जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल, और एक होता है बच्चे रिजर्व्स की फॉर्म में जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक होता है कैपिटल की फॉर्म में और दूसरा होता है बच्चे रिजर्व्स की फॉर्म में, है ना। इन 2 तरीक़ों से कंपनी में पैसा लगा हुआ होता है शेयर होल्डर का। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों कैपिटल इसमें आ सकती है। और बच्चे अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहा हूँ तो ऑल टाइप ऑफ रिजर्व, जितनी तरीके के रिजर्व्स एंड हो सकते हैं वो सारे रिजर्व्स आप इसी हेडिंग में दिखाओगे। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, ठीक है बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, इसके अलावा कैपिटल रिज़र्व इसमें आ सकता है, रीवैल्यूएशन रिज़र्व इसमें हो सकता है, ठीक है बच्चे। और इसके अंदर और क्या आ सकता है, इसमें आपका जनरल रिज़र्व आ सकता है, इसके अंदर आपका DRR आ सकता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ सकता है ना, एटसेट्रा। ऐसी और भी पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चे, ये लॉस होता है, तो इसको हम नेगेटिव फॉर्म में दिखाते हैं। नेगेटिव, प्रॉफिट होगा तो प्लस में, और अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो माइनस में, ठीक है ना बच्चे। और ये सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये बात शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये जितने नाम आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके एग्जांपल्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के एग्जांपल्स हैं। तो आपने ये चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी। प्लीज़ सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आपने बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी। बैलेंस शीट के अंदर तो इनका टोटल जाएगा। जैसे आप ये टोटल करोगे ना, यहाँ पे ये जो टोटल आएगा, ये टोटल कहाँ जाएगा बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर, अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, आप इसको बैलेंस शीट के बाहर दिखाओगे नोट्स के अंदर। बैलेंस शीट हमें साफ़ सुथरी बनानी है, मेन हेडिंग्स दिखानी है, मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आइटम सारे बाहर जाएंगे बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चे नॉन करंट लायबिलिटी की बात आती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जो लायबिलिटी करंट नहीं है। देखो शेड्यूल 3 के अंदर ना, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, शेड्यूल 3 के अंदर करंट लायबिलिटी को डिफ़ाइन किया हुआ है। उसमें ये बात बताई हुई है कि करंट लायबिलिटी हम किसको कहते हैं और करंट एसेट्स किसको कहते हैं। सिंपल वर्ड में ऐसे बोलूँ कि शेड्यूल 3 में जब मैं शेड्यूल 3 जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे करंट एसेट्स की डेफिनेशन देखने को मिलती है और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन देखने को मिलती है। वहाँ पर ना करंट मतलब ऐसा कह लो कि नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई करंट एसेट्स किसको कहते हैं या करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, तो शेड्यूल 3 ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हो, 4 कंडीशन बताई हैं,
तो अगर आप 4 में से कोई एक कंडीशन पूरी कर देते हो तो आप उस एसेट या उस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोल सकते हो बच्चे। समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि अगर कोई अगर आप चार कंडीशन बताइए, 4 में से अगर आपने कोई एक कंडीशन भी पूरी कर दी तो आप उस एसेट और या उस लायबिलिटी को करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का नाम दे सकते हो। और अगर चारों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट का नाम दे सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मैं चारों कंडीशंस में डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इतना रेलिवेंट है नहीं आपके लिए। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएंगी मैं उतनी बात करूँगा आपसे। ठीक है बहुत कुछ। क्योंकि मैं ये वीडियो बेसिकली बीकॉम के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इतना डिटेल में जाके मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो रेलेवेंस है नहीं कुछ उसका। अगर प्रोफेशनल कोर्स होता, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता तो मैं इसको और डिटेल में लेके जाता। समझना बच्चे प्लीज़, ठीक है। तो बीकॉम के बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीकॉम के बच्चों के लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इन डेप्थ हमें घुसना नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अगर मैं इन डेप्थ चला गया तो बच्चे बहुत टाइम बहुत चाहिए फिर उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो मैं जितनी बातें बताऊँगा उतनी बताऊँगा जितना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फॉर बीकॉम, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो थोड़ा सा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ यार करंट लायबिलिटी हम किसको कहते हैं, तो बच्चे 4 में से ना सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जो हमारे लिए रेलिवेंट है, सिर्फ एक कंडीशन, ठीक है तो 4 कंडीशन, बट उसमें से रेलिवेंट कितनी है हमारे लिए? एक, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आने वाले 12 महीने में पेबल है, तो उस लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। करंट लायबिलिटी हम किसको कहते हैं बच्चे? पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम, और ये 12 महीने आपने कहाँ से काउंट करने हैं? पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। और रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है बच्चे बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है बच्चे? बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट से, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, वहाँ से लेके आने वाले 12 महीने में अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो हमें पे करनी पड़ सकती है, तो उस लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं बच्चे। अब आप बोलोगे सर इसमें नई कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, ये वही कंडीशन है जो आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि करंट लायबिलिटी हम उसको कहते हैं जो आने वाले 12 महीने में पेबल होती है बैलेंस शीट डेट से। तो एक कंडीशन तो ये कहती है। चलो मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है ही। दूसरी कंडीशन बच्चे है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चे कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में पेबल है, प्लीज़ सुनना मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में पेबल है, उस लायबिलिटी को भी हम करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल हम किसको कहते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। ये 2 कंडीशन फिर भी चलो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। समझना बच्चे बात को। आपको पता है जैसे अगर मैं आपसे एक ट्रेडर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक ट्रेडर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको पता है ट्रेडिंग क्या काम करता है, मतलब ट्रेडर जो है वो क्या काम करता है? ट्रेडर का काम होता है बच्चे सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो बने बनाए सामान को बेचता है। वो उसमें किसी भी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता। जिस टाइप के गुड्स वो मार्केट से ख़रीद के लाता है, जिस तरीके के गुड्स मार्केट से ख़रीद के लाता है, उसको एज इट इज़ बेच देता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं। ट्रेडर मतलब सेल परचेज़ करना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा क्रोमा, टाटा का है ये क्रोमा, टाटा कंपनी का। तो क्रोमा एक शोरूम है बच्चे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल परचेज़ करते हैं। तो ये जो क्रोमा है ये कौन सा बिज़नेस करता है? ये ट्रेडिंग बिज़नेस है बच्चे इनका। ट्रेडिंग बिज़नेस मतलब सेल परचेज़ करने का काम है। इलेक्ट्रॉनिक सामान
कंपनी से ख़रीदते हैं और यहाँ पर लाकर कस्टमर को बेच देते हैं। तो उसमें वो किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करते। अब जैसे मान लो मेरे को कोई कैमरा लेना है, सोनी का कैमरा लेना है, तो मैं सोनी कंपनी के पास थोड़ी ना चाहूँगा। मुझे सैमसंग का टीवी लेना है तो मैं किस पे जाऊँगा? जो बीच में रिटेलर्स होते हैं। आप ये भी कह सकते हो ये रिटेल शॉप्स हैं। मैं रिटेलर से बात करूँगा कि जी आप मुझे ये कैमरा या जो भी है टीवी प्रोवाइड कराओ, तो मैं डायरेक्टली कंपनी पे नहीं जाता, हम ट्रेडर के पास जाते हैं या कह लो कि रिटेलर के पास जाते हैं, जिनका काम सिर्फ सामान को ख़रीदना बेचने का काम है बस। तो क्रोमा एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है इसका, ठीक है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है विजय सेल। विजय सेल भी एक मतलब कह लो कि ये भी एक शोरूम है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है। इनका काम भी यही है, ठीक है। कंपटीटर है दोनों आपस में। खैर चलो जो भी है, तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रेडर मतलब जिसका काम होता है सेल परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है जी। तो अब समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है ना, मतलब ये कि आपको पता है जैसे मान लो मेरे पास कैश है, तो मैंने क्या करा बच्चे, कैश में से सामान ख़रीदा, यानी कि गुड्स परचेज़ करे, ठीक है। और तो मैंने गुड्स परचेज़ करे। अच्छा, परचेज़ करने के बाद मैं उसको क्या करूँगा बच्चे, सेल करूँगा, हाँ या ना। पहले मैंने गुड्स ख़रीदे, फिर ख़रीद के उसको बेचना भी है। मान लो मैं फ़िनिश गुड्स ख़रीद रहा हूँ, डायरेक्टली बने बनाए फ़िनिश्ड गुड्स, ठीक है बच्चे। फ़िनिश गुड्स के बाद मैं इसको सीधा क्या करूँगा, सेल, फ़िनिश गुड्स परचेज़, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं उसको सेल करूँगा। अगर मैं सेल करूँगा तो डेटर्स आएंगे। अगर मैंने सामान कैश में ख़रीदा है और कैश में बेचा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, है ना। अगर मैंने सामान उधार में बेचा फिर क्या होगा, डेटर से कैश कलेक्ट होगा, हाँ या ना। कैश था आपके पास, कैश से आपने क्या ख़रीदा, फ़िनिश गुड्स, और फ़िनिश गुड्स ख़रीदा, फिर उसको आपने बेचा, डेटर्स को उधार में बेचा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सामान उधार में बेचा होगा। फिर डेटर्स से आपसे कलेक्शन हुई। अब देखो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि जिस दिन आपने माल ख़रीदा सेम डे पे वो बिक जाता है। हो सकता है कि उसको बिकने में टाइम लगे, आप उसको गोडाउन में ला के रख देते हो, है ना। मतलब पैसा तो ब्लॉक हो गया ना आपका। मान लो मैं ऐसा कह दूँ कि आपने 50 लाख का फिनिश सामान ख़रीद लिया और वो 50 लाख का सामान ला के आपने गोडाउन में डाल दिया या स्टोर रूम में डाल दिया, जैसा भी है। तो क्या वो 50 लाख का सामान ऑन द स्पॉट बिक जाता है या उसमें टाइम लगता है? टाइम लगता है बच्चे उसको बिकने में। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो कैश है वो मेरी पॉकेट से निकला और वो कैश वापस घूमकर मेरे पास कितने टाइम में आ जाएगा, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मैंने वर्डिंग क्या यूज़ करी, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड। तो मेरा कैश मेरे पास से निकला, फिर वो वापस कितने टाइम में मेरे पास घूमकर वापस आ जाएगा, तो दैट पीरियड इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब जैसे मैं कहता हूँ मैंने फ़िनिश गुड्स ख़रीदा, 3 महीने के लिए मेरा सामान स्टोर रूम में पड़ा रहा, 3 महीने बाद वो कस्टमर को बेचा और कस्टमर को भी मैंने 4 महीने का टाइम दिया कि जी आप 4 महीने तक पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कैश 7 महीने के लिए फंस गया? 3 महीने सामान मैंने होल्ड करके रखा, नहीं बिका, और जब बिका तो फिर मैंने उसको 4 महीने का टाइम और दिया। इसका मतलब मेरा जो कैश है वो 7 महीने के लिए फंस गया बच्चे। तो इसका मतलब मेरा कैश मेरे पास 7 महीने बाद वापस आएगा। तो वो जो 7 मंथ्स हैं, दैट 7 मंथ इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ ट्रेडर। ये मैंने आपको ट्रेडर का एग्जांपल लिया क्योंकि ट्रेडर का काम होता है सामान खरीदना और बेचना, इसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आपसे किसी मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लूँ तो समझना बात को। कैश है, आपने उससे रॉ मटेरियल ख़रीदा, आपने अपने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा बच्चे, हाँ या ना। अच्छा, रॉ मटेरियल ख़रीदा तो फिर आपने उसको क्या करा, प्रोसेसिंग में डाला होगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस से किस में कन्वर्ट हुआ होगा, फिनिश गुड्स में, ठीक है बच्चे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, फिनिश गुड्स के बाद वो जो है डेटर्स में कन्वर्ट हुआ होगा, मैंने उसको बेचा होगा तो वो डेटर्स में कन्वर्ट हुआ, हाँ या ना। और फिर डेटर्स के बाद वो वापस कैश में कन्वर्ट हो गया होगा।
तो आप ये देखो, आपको एक साइकिल सी बनती हुई नज़र आएगी, ये एक साइकिल सी बनती हुई नज़र आएगी बच्चे। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अपना कैश सप्लायर को दिया और आपने उससे रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, आपका कैश चला गया। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि जिस दिन हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा सेम डे पर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाए और फिर वो कंप्लीट भी हो जाए? ज़रूरी नहीं है बच्चे, टाइम टेकिंग भी हो सकता है। मैं कोई ऐसा काम करता हूँ या ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हो सकता है टाइम लगे उसको बनाने में। तो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा बच्चे, और रॉ मटेरियल ख़रीदा तो 3 महीने तक मैंने उसको स्टोर रूम में होल्ड करके रखा, यानी कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या कह रहा हूँ बच्चे मैं आपसे? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड होता है ना कि भाई रॉ मटेरियल ख़रीद के रख लिया तो टाइम आएगा यूज़ करेंगे उसको, तो रॉ मटेरियल ख़रीद के रख लिया, 3 महीने तक आपका पैसा फंसा रहा, फिर आपने उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, है ना बच्चे? तो 3 महीने बाद जब आपने उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करी तो प्रोसेसिंग में भी टाइम लग सकता है। ये क्या चीज़ है बच्चे? प्रोसेसिंग। काम करना स्टार्ट करा आपने 0% से ज़्यादा, लेकिन 100% से कम, हाँ या ना? तो इसमें भी टाइम लग सकता है। मान लो प्रोसेसिंग में 2 महीने लग गए, 2 महीने तक उस पर काम चलता रहा। अच्छा, 2 महीने बाद जब वो सामान बन के तैयार हुआ, फिनिश गुड्स, तो ऐसा नहीं होता तुरंत बेच दे, उसको बेचने में भी टाइम लग सकता है। ठीक है, और ये भी होता है कि हम उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर रूम में या वेयर हाउस में होल्ड करके रखते हैं। मान लो 6 महीने तक मैंने उसको होल्ड करके रखा, 6 मंथ्स तक मैंने उसको होल्ड करके रखा। अच्छा, 6 महीने बाद जब वो सामान बेचा तो मैंने उसमें अपने कस्टमर्स को 4 महीने का टाइम और दिया, समझ रहे हो? 4 मंथ्स का मैंने टाइम और दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पैसा 3 महीने यहाँ फंसा, 2 महीने मेरा कैश यहाँ फंस गया, 6 महीने यहाँ फंसा और 4 महीने मेरा यहाँ फंसा। तो टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ ना बच्चे, तो ये 15 मंथ्स आ रहे हैं। 3 और 2 5 और 6 11 और 4 15, 15 मंथ्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि मेरा कैश मेरे पास वापस 15 महीने में घूम के आता है। कैश था, वो निकला, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, रॉ मटेरियल से वो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेसिंग से फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो डेटर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर डेटर्स वापस कैश में कन्वर्ट हुए। तो ये इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं बच्चे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो जैसे हमारा इस केस में 15 महीने आ रहा है, तो 15 महीने की कंडीशन है, मतलब इस 15 महीने के अंदर अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो मुझे पे करनी है फ्यूचर में, तो वो लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी का नाम आएगा। और एसेट भी, इनफैक्ट एसेट के केस में भी यही होता है बच्चे। अगर कोई ऐसी एसेट है जो आने वाले 15 महीने में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो दैट एसेट इज़ कॉल्ड एज करंट एसेट्स। जो कंडीशन करंट लायबिलिटी की है वही कंडीशन करंट एसेट्स की भी है। बात समझ आई यहाँ तक? जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसी एसेट जो आने वाले टाइम में, आने वाले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो दैट एसेट इज़ कॉल्ड एज करंट एसेट्स। समझ आई यहाँ तक? और अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो आने वाले 12 महीने में पेबल है, वो करंट लायबिलिटी। ये तो बेसिक कंडीशन है, तो आपको 11 से पता होगी। नई कंडीशन आपने क्या पढ़ी बच्चे? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की। तो अगर कोई लायबिलिटी या कोई एसेट ऑपरेटिंग साइकिल में मतलब आती है, तो उसको हम करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे बताऊँ, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो हो सकता है मैंने अपने सप्लायर से ख़रीदा हो, तो सप्लायर को भी मेरे को टाइम दिया, मैंने कहा भी मैं आपको 4 महीने बाद पेमेंट करूँगा, 5 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो जो सप्लायर है ये क्या है बच्चे? मेरे क्रेडिटर्स, आने वाले 15 महीने में पेबल है, हाँ या ना? सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, है ना बच्चे? अब मुझे बताओ, जब रॉ मटेरियल फिनिश इसमें प्रोसेसिंग में जाएगा, 3 महीने बाद वो प्रोसेसिंग में गया, तो काम हो रहा है, तो यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग, लेबर को पेमेंट करनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, हाँ या ना? है ना? रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी का रेंट हो सकता है, या जिस फैक्ट्री में ये काम हो रहा है वहाँ का रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ होती है, मतलब कोई भी ऐसी लायबिलिटी या कोई भी ऐसी एसेट जो इन 15 महीने में कैश में पेबल है या कन्वर्ट हो सकती है कैश में, तो दैट लायबिलिटी और एसेट इज़ कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। तो 12 महीने की कंडीशन तो है ही,
ये 15 महीने की कंडीशन भी आपको जस्टिफाइबल होनी चाहिए। ये 15 महीने भी मतलब आप कह लो कि एसेट और लायबिलिटी को क्लासीफाई करने की एक कंडीशन है कि वो करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे यहाँ तक, है ना। फिनिश गुड्स डेटर्स में कन्वर्ट हुए, डेटर्स मुझे 4 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो डेटर्स इज़ ऑल्सो करंट एसेट, हाँ या ना। सप्लायर इज़ अ करंट लायबिलिटी तो डेटर इज़ अ करंट एसेट, हाँ या ना। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख के आपको बताऊँ, वैसे तो आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर मैं ये कहता हूँ मेरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते कैसे हैं बच्चे, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चे 2 महीने, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, इसमें 3 महीने लग गए। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, इसके अंदर मेरे कितने महीने लग गए, 6 महीने, है ना। देन डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इसमें 4 महीने लग गए। तो ये टोटल 15 मंथ्स, और ये 15 मंथ्स मेरे लिए क्या बन गया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो अगर कोई एसेट या कोई लायबिलिटी इन 15 महीने में पेबल या कलेक्टेड है तो उसको हम करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं बच्चे। समझ आई यहाँ तक बात। मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उन नोट्स में ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ। आई होप समझ में आई हो बात यहाँ तक। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। शेड्यूल 3 में एक बात और लिखी है कि अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट नहीं हो सकता, प्लीज़ समझना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट नहीं हो सकता तो हम उस केस में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 मंथ अज्यूम करके चलते हैं बच्चे। समझ आया मैंने क्या बोला। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट नहीं हो सकता तो उस केस में हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने का अज्यूम करके चलते हैं, ठीक। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये वाली कंडीशन तो काम की तब है जब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा का होगा। भाई 12 महीने की कंडीशन तो वैसी है ना, वो तो नॉर्मल कंडीशन है, वो तो आप 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 6 मंथ्स है, तो क्या ये कंडीशन किसी काम की है? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 महीने की कंडीशन तो वैसे ही हमारे पास है। तो ये कंडीशन काम तब आएगी जब किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का होगा। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात। तो ये चीज़ें होती हैं। ये दूसरी कंडीशन है मेरी, किसी भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी को करंट या नॉन करंट में क्लासीफाई करने का। एक बात और, एसेट नॉन करंट होगी या लायबिलिटी नॉन करंट होगी, इसकी डेफिनेशन पता है क्या लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी एसेट जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है, या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो करंट नहीं है वो क्या है, नॉन करंट। ये डेफिनेशन है नॉन करंट की। तो पढ़ना हमें क्या है बच्चे कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं। तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी को क्लासीफाई करने की 4 कंडीशन है। 4 में से 2 मैंने आपको बता दी। एक है स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड, तो वो मैं एक्सप्लेन, एक्चुअली उसमें फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, और वो हमारे वैसे भी सिलेबस का पार्ट है नहीं। तो ये तो चलो फिर भी ये बात समझ आ जाती है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेनली 4 कंडीशन होती है बच्चे। चारों कंडीशन मैंने आपको नोट्स में लिख के दी हुई हैं। 4 में से 2 मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। मैं तीसरी कंडीशन आपको बताता हूँ। देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है, बट जस्ट वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली। तो इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ, इट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। और एक्चुअली ना ये स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है बच्चे। इसमें एग्जांपल आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये स्टॉक मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स जिसको कहते हैं, एटसेट्रा। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इस चीज़ के अंदर। तो आई होप आपको
यहाँ तक बात समझिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वो 12 महीने वाली कंडीशन याद रखनी है कि ये भी कंडीशन, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है ना बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ये भी ज़रूरी नहीं होती। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन बनाने हैं आपने, तो उसके लिए बस एक ही कंडीशन रेलिवेंट है, दैट इज़ 12 मंथ्स, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको समझ आई हो बात बच्चे यहाँ तक। ठीक है, सो करते हैं आगे बात। अब हम ये रही बच्चे, ये बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो शेयर होल्डर फंड के ऊपर तो हमने बात कर ही ली कि मतलब मालिक का पैसा, कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ सकते हैं, रिजर्व्स आ सकते हैं इसमें सारे। दूसरी हेडिंग कौन सी है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है। वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है वो कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी। एक्चुअली ना आज की डेट में एसेट या लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन टाइम बेसिस के हिसाब से चलता है बच्चे। ठीक है, आने वाले 12 मंथ्स देखने होते हैं कि कोई लायबिलिटी पेबल है या नहीं, या कोई एसेट रिलाइजेबल है या नहीं। ठीक है ना। चल, तो आपको ये बात पता है कि लायबिलिटी साइड में मेनली अब कितनी हेडिंग आती है बच्चे? 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बताता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, नाम से आपको क्या लग रहा है? नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? वो लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो करंट नहीं होती, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई लायबिलिटी जो 12 महीने बाद पेबल है बैलेंस शीट डेट से, पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट, तो उस लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है ना। देखो ये मेन हेडिंग है बच्चे, इसकी 4 सब हेडिंग बनाई हुई है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसकी 4 सब हेडिंग बनाई हुई है। एक तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा इसके अंदर एक आता है बच्चे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो ये सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, और ना ही किसी क्वेश्चन में आपको ये देगा। आज तक तो कभी किसी क्वेश्चन में आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हम इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, और ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं। ठीक है ना, सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स काम की है। अच्छा, इसमें तीसरी जो सब हेडिंग है इसको हम कहते हैं बच्चे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो इसमें कवर नहीं हो सकती वो इसमें आ जाएगी। सुना मैंने क्या बोला? जो लायबिलिटी यहाँ कवर नहीं हो सकती वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। और एक चौथी सब हेडिंग है जिसको हम कहते हैं बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ठीक, ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। मैं एक बार शॉर्ट टर्म को भी लिख दूँ, फिर मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल बताने बस, और बाकी तो आपको पता ही है। करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 सब हेडिंग है। जैसे नॉन करंट में 4 सब हेडिंग है, ऐसी करंट में भी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरी इसमें आती है बच्चे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स। अच्छा, तीसरा इसमें आ सकता है बच्चे अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। और बच्चे चौथा इसमें आ सकता है आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। अब ज़रा समझना मेरी बात को।
पहले मैं एक एक करके इसको समझाता हूँ। एक तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब होता है बच्चे पैसा उधार लेना। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आपके पास कैश आया है, मतलब मैंने एंट्री पास करी है कैश अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग्स, मतलब कैश आया है आपके पास, चाहे वो कैश करेंसी मतलब कैश मिला हो या बैंक में आया हो, जैसा भी है, तो वो बोरोइंग्स है ना। तो एक तरफ एसेट साइड में कैश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। बोरोइंग्स का सीधा सा मतलब है कैश जो है आपने उधार लिया है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक लोन, हाँ या ना। मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है बच्चे यहाँ पे डिबेंचर आ सकता है। डिबेंचर्स की लाइफ 10 साल होती है। डिबेंचर आ सकता है, इसके अंदर बैंक लोन आ सकते हैं। आपने किसी बैंक से लोन लिया, ज़रूरी नहीं है कि किसी बैंक से लोन लो, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो, अपनी एसोसिएट कंपनी से लोन लिया हो, या अपनी किसी होल्डिंग कंपनी से लोन लिया हो, या आपने अपने किसी रिलेटिव से लोन लिया हो, है ना, रिलेटेड पार्टी से लोन लिया हो, कहीं से भी लोन लिया हो बच्चे, सीधी सी बात है बोरोइंग्स होना चाहिए और उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से बाद होना चाहिए, मतलब रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स होना चाहिए। तो डिबेंचर इसमें आ सकता है, बैंक लोन इसमें आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। बैंक लोन के बाद इसमें डिपॉजिट्स आ सकते हैं, पब्लिक से हमने डिपॉजिट्स लिए वो इसमें आ सकता है। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ना एफडी वगैरह, वैसे कंपनीज़ के अंदर भी डिपॉजिट होते हैं, तो वो इसमें आ सकता है बच्चे, डिपॉजिट्स आ सकते हैं, है ना, एटसेट्रा। और भी चीज़ें आ सकती हैं, बस 12 महीने के बाद रीपेबल होना चाहिए और दूसरा बोरोइंग्स होना चाहिए, कैश आना चाहिए आपके पास। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा बताओ क्या और कुछ आ सकता है इसके अंदर? हाँ जी, वही है लोन एंड एडवांसेस। आप कह लो कि आपने लोन टेकन, एडवांसेस टेकन, वो एक ही बात है। एडवांसेस टेकन वो एक ही चीज़ होगी, एडवांस ले लिया या लोन ले लिया, दैट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं एटसेट्रा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब सीधी सी बात है, आपने कोई लोन लिया बट उसका रीपेबल जो है वो 12 मंथ्स से पहले है, विदिन 12 मंथ्स है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नाम देते हैं। इसमें क्या आ सकता है बच्चे? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ये बैंक द्वारा दी गई फैसिलिटी है कि बैंक हमें कैश क्रेडिट की फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। कैश क्रेडिट हो सकता है इसके अंदर, है ना बच्चे। और क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन ये इसमें आ सकते हैं। डिपॉजिट्स आ सकते हैं। बस वही कंडीशन याद रखना कि 12 महीने से ज़्यादा ना हो। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। आई होप समझ आया हो बात यहाँ तक। अच्छा, दूसरी तरफ देखना बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटी की जो सेकंड सब हेडिंग है दैट इज़ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होता है बच्चे। सी इंस्टीट्यूट ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इस पर अब लगता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलो खैर। अच्छा, करंट लायबिलिटीज़ में दूसरी सब हेडिंग कौन सी है बच्चे? ट्रेड पेबल्स। तो इसके तो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये दो इसके एग्जांपल आपके पास नज़र आएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इसमें आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बॉन्ड आ सकता है, हाँ एक याद आ गया, देखो एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ पे बॉन्ड हो सकते हैं, कंपनी ने बॉन्ड्स इशू करे, वो भी आ सकता है। बस वही है, याद रखना पैसा उधार होना चाहिए, कैश आना चाहिए आपके पास, और 12 महीने के बाद रीपेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है ट्रेड पेबल्स। अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से पहले चलो मैं आपको ये बताता हूँ बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, फ्यूचर पेमेंट, है ना। बोरो नहीं किया मैंने, फ्यूचर में आपको पे करना है कोई अमाउंट 12 महीने बाद, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये सुना होगा आपने ना, रिटायरमेंट पर पे होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अब मुझे बताओ, कंपनी को आज से किसी एम्प्लॉय को पे करना है, वो 10 साल बाद रिटायर होगा,
तो 10 साल बाद कंपनी को प्रोविडेंट फंड पे करना है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो क्या कंपनी ने ये पैसा किसी से उधार लिया है? नहीं बच्चे, उधार नहीं लिया। अगर उधार लिया होता तो फिर तो वो बोरोइंग्स में आ जाता। उधार थोड़ी ना लिया है, तो वो बोरोइंग्स में तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर किस में आएगा? वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेचुटी फंड होता है, कंपनी की तरफ से ग्रेचुटी मिलती है कि भाई आपने हमारे यहाँ पे अपनी लाइफ के 50 मतलब ऐसे कह लो कि आपने अपनी लाइफ के जो है 35 साल 40 साल हमें हमारी कंपनी को दिए हैं, तो हम आपको उसके बदले में एक ग्रेचुटी पेमेंट करना चाहते हैं, आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो उसको ग्रेचुटी कहते हैं बच्चे। कैश में थैंक यू बोला जाता है, तो उसको ग्रेचुटी पे करनी पड़ सकती है। तो ग्रेचुटी फंड और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट आ सकता है, एटसेट्रा। एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें आ सकता है। बात समझ आई यहाँ तक? और कोई भी ऐसी नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी हेडिंग आती है बच्चे? 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो इन तीनों में कवर नहीं होती, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में कवर नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाएगी। समझ आई यहाँ तक बात? जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें आ सकता है क्रेडिटर्स आ सकते हैं। अब बोलो सर क्रेडिटर्स तो अभी आपने बताया कि भाई वो तो ट्रेड पेबल्स में आते हैं। तो बच्चे ट्रेड पेबल्स मतलब जो विद इन 12 मंथ्स हो, है ना, या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो। तो अगर कोई क्रेडिटर ऐसे हैं, मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हमने और उसकी पेमेंट मेरे को 1.5 साल बाद करनी है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एग्जांपल लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो 1.5 साल बाद पेमेंट करनी है तो वो लॉन्ग टर्म है। अच्छा लॉन्ग टर्म है तो क्या मैंने पैसा उधार लिया है? नहीं, उधार लिया होता तो मैं बोरोइंग्स में दिखाता। प्रोविज़न वो है नहीं, तो वो किस में आएगा बच्चे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स आ सकते हैं, वेंडर आ सकते हैं जिनसे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जिनसे हमने गुड्स खरीदे वो आ सकते हैं, बट कंडीशन याद रखना 12 महीने से के बाद पेबल होना चाहिए, है ना। बिल्स पेबल आ सकते हैं लेकिन 12 महीने के बाद। अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स या क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्स पेबल और आपको ये नहीं बताया कि वो 12 महीने के बाद पेबल है या 12 महीने से पहले पेबल है, तो हमेशा क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स को आप हमेशा करंट लायबिलिटी मानना बच्चे, ट्रेड पेबल्स की हेडिंग में दिखाना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली बोल दे तो फिर एक मजबूरी वाली बात हो जाती है, फिर तो आपने यही दिखाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो, क्योंकि क्वेश्चन से बढ़कर कुछ नहीं है बच्चे। आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें आ सकती है बच्चे। तो नॉन करंट वाली बात तो आई थिंक पूरी कंप्लीट हो गई। बोरोइंग्स हो गया, ये आपके सिलेबस में है नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो गए। ये 4 सब हेडिंग आती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बच्चे 4 सब हेडिंग में आपको मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बता दिया, ट्रेड पेबल्स बता दिए, है ना, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो उसका प्रोविज़न बना के रखा हुआ है हमने, क्योंकि करंट ईयर का टैक्स कभी करंट ईयर में पे होता नहीं है, वो फ्यूचर में पे होता है। तो वो करेंगे बात टैक्स के ऊपर, मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा, तो वो चीज़ होती है बच्चे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ सकता है बच्चे, ठीक है ना। अदर करंट लायबिलिटीज़ इसमें बता सकते हो आप क्या आ सकता है? कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो इन तीनों में कवर नहीं हुई, प्लीज़ ध्यान देना, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ना हो, वो ऑटोमेटिकली इसमें आ सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये बात आपने बचपन में पढ़ी होगी कि भाई अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो तो। पता है ना ये बात आपको कि अगर आपको कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है तो हम उसकी एडजस्टमेंट 2 जगह करते हैं, तो वही बात है। तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करके दिखाते हो और फिर उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड में कहाँ पे बच्चे? करंट लायबिलिटी में। और करंट लायबिलिटी में भी कहाँ पे? अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि खर्चे आउटस्टैंडिंग है तो कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो ये है नहीं, ना ये कोई ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल तो है नहीं, ना कोई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, तो वो किस में आ जाएंगे बच्चे? अदर करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल एटसेट्रा। मैनेजर कमीशन आ सकती है इसमें, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आप समझ रहे हो, ये चीज़ इसमें आ सकती है।
है ना, एडवांस इनकम आ सकती है। आपने अगर इनकम का पैसा एडवांस में ले लिया तो वो इसमें आ सकता है। अब इनकम का पैसा एडवांस में आ गया तो कोई बोरो थोड़ी ना करा है मैंने ये पैसा। अब जैसे हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो बच्चे कुछ पैसा एडवांस दे जाते हैं, तो वो जो एडवांस हमने रिसीव करा तो वो मेरा कोई बोरोइंग्स थोड़ी ना बच्चे, ना कोई वो ट्रेड पेबल है, ना कोई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। समझ आई अब तक? आपको मैं एक पॉइंट और समझाता हूँ, इसमें एक चीज़ और आ सकती है। मैं आपके लिए एक चीज़ और लिखता हूँ इसके अंदर, दैट इज़ करंट मैच्योरिटी। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या मतलब है बच्चे इसका? मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ तो आपको बात समझ आएगी। मान लेते हैं ये एक टाइम पीरियड है, दैट इज़ 1/4/2016 एंड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो 1 अप्रैल 2016 को आपने कोई डिबेंचर इशू करे, आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे जिसकी लाइफ 10 साल है, जिसकी पेमेंट आपको 10 साल बाद वापस करनी है ना, मतलब 10 साल के लिए हमने पैसा उधार दिया है और एग्रीमेंट साइन हो गया डिबेंचर होल्डर और हमारे बीच कि जी हम आपका ये 10 लाख रुपए 10 साल बाद वापस करेंगे, यानी कि 31 मार्च 2017 को या 16 को वापस करेंगे, 31 मार्च 2016 को वापस करेंगे, जो भी है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है 10 साल बाद पैसा वापस करेंगे। तो बच्चे मुझे ये बताओ, क्या 10 साल के विदिन 10 ईयर्स क्या विदिन 10 ईयर्स हमें पैसा वापस करना है या नहीं करना? नहीं करना। तो मैं इसको डायरेक्टली किस में दिखा दूंगा बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटी में। और नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सी सब हेडिंग में दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, क्योंकि मैंने पैसा उधार लिया है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार ये डिबेंचर का पैसा 10 लाख रुपये आप हर साल वापस करोगे 10%, समझ रहे हो? एग्रीमेंट साइन हुआ डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में कि ये पैसा जो है धीरे धीरे करके वापस किया जाएगा, एवरी ईयर 10% रिडम्पशन हमें करनी है। सुना मैंने क्या बोला? एवरी ईयर 10% आपने पैसा वापस करना है। तो आप मुझे बताओ, जब पहले साल का एंड होगा 31 मार्च 2017, तो मैं यहाँ पर अमाउंट कितना रीपे कर दूँगा, रीपेड। तो बच्चे मैं यहाँ पे 10% यानी कि 1 लाख रुपये रीपे कर दूँगा, हाँ या ना? तो मेरी बैलेंस शीट से एक तरफ से कैश कम हो जाएगा और एक तरफ से मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो बैलेंस लायबिलिटी कितने बच गई या बैलेंस डिबेंचर कितने बच गए? 9 लाख रुपये, हाँ या ना? ओके। तो अब मुझे बताओ, जब अगला साल आएगा 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या मुझे फिर 1 लाख रुपए पे करने होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली पे करने हैं मुझे। तो मुझे ये बताओ बच्चे, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च को, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च 2017 को, और मैं यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा हूँ क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आने वाले 12 महीने में पेबल है? सुना मैंने क्या बोला? मैं 31 मार्च को खड़ा होकर ये सोच रहा हूँ कि यार आने वाले 12 महीने में क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो पेबल है? अगर हाँ, तो आप उसको करंट लायबिलिटी मान के, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी नहीं मानोगे उस 1 लाख रुपये को। ये जो 1 लाख रुपये हमें 1 साल बाद पे करना है ना बच्चे, मैं ऐसा करूँगा, इसके 2 हिस्से करूँगा। एक मैं करूँगा 1 लाख और एक मैं करूँगा इसके 8 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये ये कहाँ जाएगा बच्चे? ये तो जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। और ये 8 लाख रुपये कहाँ जाएगा? ये 8 लाख रुपये जाएगा बच्चे आपका इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, या ऐसा कह लो कि नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे इसको, हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। आई होप समझ आई हो बात यहाँ तक। 1 लाख तो पे कर दिया, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा एक तरफ से कैश कम कर दूंगा, एक तरफ से लायबिलिटी कम कर दूंगा, वो तो बात ही ख़त्म। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो बैलेंस बच गया। बच्चे बैलेंस शीट में बैलेंस अमाउंट कोई तो दिखाओगे ना, जो पे कर दिया वो तो हट गया बैलेंस शीट से, तो जो बैलेंस बच गया वही तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें हम बैलेंस चीज़ों को दिखाते हैं जो बच गई। तो बैलेंस बचा 9 लाख, तो इस 9 लाख के अब 2 हिस्से होंगे, क्योंकि 1 लाख रुपये मुझे 2018 में अगले साल ही पे करना है और 8 लाख रुपये मुझे उसके बाद पे करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 लाख रुपये है ये लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी है? लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी मतलब जो आने वाले 12 महीने में पे करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात?
तो इसको मैं दिखाऊंगा करंट लायबिलिटी में और इसको मैं दिखाऊंगा नॉन करंट लायबिलिटी में। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये 1 लाख रुपए समझ आ गया करंट लायबिलिटी में दिखाना है, तो करंट लायबिलिटी में भी कहाँ दिखाना है, क्योंकि करंट लायबिलिटी में तो 4 सब हेडिंग है भाई। करंट लायबिलिटी के अंदर एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, आपका ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है और आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। तो मैं किस में दिखाऊंगा? तो आप सोच के देखो, ये 1 लाख रुपए क्या आपने किसी से बोरो करा है? नहीं। क्या ट्रेड पेबल है? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रोविज़न है? नहीं। तो फिर वो किस में आएगा बच्चे? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। समझ आई यहाँ तक? और ये 8 लाख रुपये जो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो ये 8 लाख रुपये नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा तो किस में? अपना बोरोइंग्स में जाएगा वो तो, क्योंकि वो तो अपने पैसा उधार ले ही रखा है, वो तो बोरोइंग्स में आएगा अपना। आई होप आपको समझ आया हो बच्चे यहाँ तक बात। और कुछ बातें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा बातें क्लियर होती रहेंगी। मेरे से जितना हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और आई होप आपको बात समझ में आई भी होगी। तो ये सारा डिस्कशन हमने सिर्फ लायबिलिटी साइड के ऊपर करा है, ठीक है ना। तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई और करंट लायबिलिटी हो गई। दूसरी तरफ अगर मैं एसेट साइड पे आता हूँ, अगर बच्चे मैं एसेट साइड पे आता हूँ तो एसेट्स के अंदर 2 हेडिंग्स हैं, ये बात आपको पता है। कौन कौन सी बच्चे? एक तो है आपकी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और एक है हमारे पास करंट एसेट्स, है ना जी। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग थी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड पे 2 हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताता हूँ कि हम नॉन करंट एसेट्स किसको कहते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो करंट एसेट्स नहीं है। फिर आप बोलोगे सर करंट एसेट किसको कहते हैं? तो भाई बताया तो अभी कि करंट एसेट मतलब वो एसेट जो बैलेंस शीट डेट से आने वाले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो करंट एसेट्स है। या ऑपरेटिंग साइकिल का जो बताया था मैंने आपको 15 महीने जैसे, तो 15 महीने के अंदर अंदर अगर वो एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकती है तो वो भी मेरी क्या होगी? करंट एसेट्स। तो वो देखना पड़ेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 12 महीने ही होगा फिर जो कुछ है। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको 12 महीने ही आपने एज्यूम करके चलने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं बच्चे। तो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि नॉन करंट एसेट में कितनी चीज़ें कवर करते हैं हम लोग।